हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जिस किस्म की तकरीरें, नारे और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो भी आप सुन भी रहे थे, बड़े हैरान कुन है। गुमान इससे ये होता है कि जैसे भारत में आम इलेक्शन होने वाला है और वहाँ पर जैसे मरकज़ी तौर पर सियासतदानों की तरफ से नारा और इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ होती है, हमें उस हॉल नज़र आ रहा है। वहाँ हर जमात जो नारे लगाती है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे होते हैं और उसी को अपना एक मरकज़ी जो है वो एजेंडा बनाया जाता है। तो हमें अब कुछ यही नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर के इंतखाब को देखते हुए कि मुल्क की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो शायद आम इंतखाबात में इसी को लेकर आगे चलना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में जाकर उन्होंने जो बात की, जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान तुम मोदी के यार हो। और फिर इस नारे के गिर्द जो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी वो हमें उसी के गिर्द घूमती हुई नज़र आई। मुस्लिम लीग नून का फिर जलसा हुआ, मरीम नवाज़ के खिताबात का सिलसिला आज तक जारी है और उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर में जब एंट्री दी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निशाने पर रखा और उन्होंने रावलाकोट में और हजीरा में आज जो तकरीरें की उसमें कहा कि इमरान खान को मुखातिब करते हुए अगेन कि तुम बुज़दिल हो, कश्मीर मोदी की झोली में फेंक दिया और आकर अवाम को कहते हो कि मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, आप सारे भी खामोश रहें इसके ऊपर। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म इसलिए लाना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाएं। ये आज मरीम नवाज़ की तरफ से बयान सामने आया है। तीसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल मामला है वो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का अंदाज़ है। वो ज़रा देर से पहुँचे कश्मीर में, लेकिन वो तो इन बयानात के सिलसिले में सबसे आगे निकल गए। उन्होंने बिलावल भुट्टो की 1 हफ़्ता पुरानी तकरीर का जवाब देते हुए उनको, उनके वालिद को और उनके नाना को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये वही भुट्टो है जो जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए कह दिया कि इधर हम और उधर तुम का नारा लगा दिया और मुल्क ही तोड़ दिया। और साथ ही उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार भी करार दे दिया अली अमीन गंडापुर ने। साथ ही नवाज शरीफ पर भी बड़ी तनकीद की। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। आज कौमी असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट किया, साथ साथ मुतालबा किया कि वो आकर माफ़ी मांगे। सेनेट में भी आज पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। रज़ा रबानी और शहरी रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत की। वज़रा के खिलाफ नारेबाजी और अलामती वॉकआउट भी किया गया, जिस पर बाद में रज़ा रबानी साहब ने कहा कि जो नारेबाजी थी उस पर वो माजरत करते हैं, वो पीपल्स पार्टी इस किस्म की सियासत पर यकीन नहीं रखती। अब सवाल ये है कि क्या इन जमातों ने आज़ाद कश्मीर के हकीकी मसाइल पर भी कोई तवज्जो दी है या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी इनके नज़दीक अहम है? ये हमारा आज का मौजू होगा। मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में है मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, हमारे साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़िब साहिबा भी हैं और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बल्कि कंवल साहिबा में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। शाइस्ता साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। यही जो मैंने इब्तिदाइया में भी कहा, हम आम तौर पे देखते हैं और हम बड़ा शुक्र अदा करते थे कि हमारे यहाँ जो सियासत होती है वो ओवरऑल सिर्फ भारत के गिर्द नहीं घूमती। आम इंतखाबात में हमारे सियासतदान आके मुल्की मसाइल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हमें नज़र आता है कि आम इंतखाबात, अगले आम इंतखाबात की तैयारी नज़र आती है। ये जब जिस तरीके के अटैक्स किए जा रहे हैं, तो क्या यही अब बयानिया होगा नून लीग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखें, आपने बात की क्या यही बयानिया होगा? देखें, बात बयानिए की नहीं है। वहाँ पे आपने ख़ुद कहा कि गवर्नमेंट के अव्वल तो मुझे कुछ कहने का हक़ नहीं है, उनकी मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी सौंपें वजारत। लेकिन जो अमीर गंडापुर साहब हैं वो कितने नॉन सीरियस हैं और उनका क्या एटीट्यूड है और उनके क्या तरीक़ाकार हैं, वो आपने असेंबली में भी उनके देखे होंगे जब उन्होंने किताबें चलाई थी और ज़बान किस किस्म की वो इस्तेमाल करते हैं। देखें, उनका वहाँ जाकर, मैं तो पहले अपनी इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो नोटिस ले कि वो किस तरह जाके पैसों के लिफाफे बांट रहे हैं और किस तरह वो कह रहे हैं कि 1 वोट दोगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। उस इन सब बातों का और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। देखें, 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क, 3 टाइम इलेक्टेड, और अव्वल तो किसी को ये राइट है ही नहीं कि वो किसी को गद्दार कहें।
इनका पहले दिन से ये वतीरा रहा है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। आपने सुना था ना कंटेनर पे क्या नारे थे, यही नारे थे ना कि ये लगाते हैं। तो आप मुझे बताएं, किसी को भी गद्दार कहना या डाकू कहना या चोर कहना, मतलब तुम्हारे हर लम्हे तुम्हारी डकैतियों के किस्से सरेआम हर जबान पर हैं और तुम हो के रुक नहीं रहे हो। और किसी तरह बेहुदा और गलाजत से भरी जबान जो कंटेनर से शुरू हुई है, तो 3 साल हो गए हैं, वो चाहे असेंबली हो, चाहे वो कश्मीर का जलसा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, इनकी जबान एक है। इन्होंने बेहुदगी और बदतमीजियों की हर लिमिट को क्रॉस किया हुआ है। मैं ये कहूँगी कि देखें, यार बनाना और गद्दारी का किसी को राइट नहीं है ये फतवा देने का, और ख़ास तौर पे आप दुश्मन को ये मौका देते हैं जग हसाई का। मैं यही बात शैला साहबा की तरफ लेके जाऊंगी, लेकिन ये कहते हुए शैला रजा साहबा, अब हुकूमत एक बात कह रही है, वो ये कह रही है कि जब आप 2 जमातें आकर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बार बार ये बात कहेंगी कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो जवाब देने का तो उनको भी हक है ना। शैला साहबा के बाद आपसे भी रिस्पॉन्ड। शैला रजा साहबा, देखिए, ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि वज़ीर आज़म साहब का सियासत से और पीटीआई का भी सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ लोटे उठाकर एक पार्टी में ले आने से जो है सियासत की नहीं जा सकती, सीखी नहीं जा सकती। देख लें आप, चाहे खर्जा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, या आपकी मईशत हो, सब तबाह है। इसलिए कि अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि एक शख्स जो है वो सियासत कर रहा है और उसे ये भी नहीं मालूम कि बीजेपी का मंशूर क्या है। वो इलेक्शन से पहले भारत जाता है और अपना बल्ला मोदी को देके आता है और फिर यहाँ पे कहता है कि बीजेपी जीत जाए तो हम उससे कश्मीर पे बात करेंगे, जिसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके हम उसे भारत का हिस्सा बनाएंगे। जिसके जुल्म सितम को पूरी दुनिया देख रही है, जिसके जुल्म सितम इतना बड़ा कि भारत में भारत का नाम के ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा वायलेशन होती है, दुनिया में आया। दुनिया में ये कहा गया कि और सबसे ज्यादा भारत में मकबूजा कश्मीर में होती है। आप ये बातें कर रहे हैं, फिर आप जो है जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और आप ये कहते हैं कि ट्रम्प जो है ना वो सॉलिसी करने को तैयार है। ट्रम्प कौन होता है सॉलिसी करने वाला? ट्रम्प तो वही सॉलिसी की जिसको जो मुशर्रफ ने चाहा था, जो मुशर्रफ के जमाने में बातें हुई थी कि उधर मकबूजा कश्मीर भारत का और आजाद कश्मीर हमारा। ये बातें उस वक्त होने नहीं दी थी हमने, लेकिन क्योंकि आप तो मुशर्रफ से भी 100 सीटें ही मांगते रहे, उसका पपी पालते रहे, तो आपका तो ये तरीका हमें नजर आ रहा है। आज आप जब ये आप ट्रम्प से सिर्फ व्हाइट हाउस में घूम के आप कहते हैं मैं ट्रॉफी लाया, और मेरे लीडर को अब गद्दार कहते हैं जिसने भारत में जो है इंदिरा के साथ चहल पहल में ही 96,000 कैदी छुड़ा लिए और 5,500 किलोमीटर का रकबा वापस ले लिया। आपको तारीख का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, न लीडर को न वुज़रा को। तो आप मुझे बताएं क्या क्या इन्होंने किया? एक सलामती काउंसिल में एक रेजोल्यूशन नहीं जमा करा सके, आधा घंटा के लिए खड़े होना और 3 मिनट की खामोशी। ये सवाल तो होगा ना। जब मैं शरा साहबा, ये सवाल तो होगा, क्या कश्मीर के अवाम जरूर होगा, लेकिन आप लोग एक और सवाल भी कर रहे हैं शरा साहबा। एक मिनट और, क्या कश्मीर के अवाम मरीख पे रहते हैं कि उन्हें वजीर आजम की हरकतें नजर नहीं आ रही? क्या कश्मीर के अवाम के कान बंद है और आंखें बंद है कि उन्हें ये सब नजर नहीं आ रहा? वहां पे जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जो वजीर आजम ने किया है, हम जाके उसी की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जिस वक्त कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, गैलप की रिपोर्ट है कि 53% लोग जो है वो दो चीजें मुझे फिर ब्रेक की तरफ जाना है। शरा जी, 2 चीजें हैं। एक ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कह दिया कि मोदी की हुकूमत आ गई तो हमारे साथ हालात बेहतर हो सकते हैं, वो उनका अंदाजा ये सही नहीं दुरुस्त हुआ। इसमें कश्मीर का सौदा करने की क्या बात आ गई? दूसरी बात ये कि आपकी जमात की क्या पॉलिसी है इस वक्त, क्योंकि बिलावल साहब ने जब कश्मीर जाके पहला खिताब किया तो पीटीआई से ज्यादा उन्होंने नून लीग के ऊपर तनकीद की। तो आपकी नजर में कश्मीर के कॉज को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, इस मौजूदा हुकूमत ने या नून लीग ने? मुख्तसर फिर ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, बात यह है
कि आप ये समझती हैं कि वजीर आजम ने ये कह दिया, एक वजीर आजम पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें उसको समझ ही नहीं है कि दूसरी तरफ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतेगी, तो मसला कश्मीर जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि हमारा अटोर टांग है, उसमें क्या होगा, ये है उसका विजडम पॉलिटिकल। अजीब बातें करती हैं आप। और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ अपनी तकरीर पे खुश हो रहा है। तकरीर तो बहुत सारे लोग अच्छी कर लेते, अपने ही लोग आपके सामने बैठे हुए थे। आपने किया क्या कश्मीर के लिए? आप कहते थे कि नून लीग जो है वो कलभूषण का नाम नहीं लेती। आप कौन सा ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसमें कलभूषण के साथ क्या हो रहा है? तो मेरा कहने मुझे ब्रेक की मतलब तरफ जाना है, मैं वापस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जी, हमारा नून लीग से सियासी इख्तलाफ है। हम जब पीडीएम में भी थे तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, और आइंदा भी हमारा ही मुकाबला होगा। आप जैसी जमातें कुछ अरसे ही के लिए होती हैं और फिर हट जाती हैं। आप ठीक है जी, मैं जाती हूँ, लेकिन फिर मैं आप मजबूरन आपसे दोबारा ये भी पूछूंगी कि आपका मुकाबला अगर उनकी साख पे सवाल उठा के उनके साथ है, तो कल को दोबारा किसी इत्तेहाद में आप लोग साथ बैठने की बात करेंगे तो उसको हम क्या नाम दें? फिर एक ब्रेक, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे पीटीआई से भी कोई हमारे साथ शामिल हो। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जिस किस्म के नारे और बयानात, वैसे तो तीनों ही जमातों की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का रवैया सामने आ रहा है, लेकिन जो बातें अली अमीन गंडापुर ने की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ कोशिश करेंगे हमारे साथ पीटीआई से कुछ शामिल हो तो उनसे इस पर सवाल करें। लेकिन ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी शाइस्ता साहिबा, अब आप लोगों के, मेरा यही सवाल होगा बुनियादी तौर पर, ठीक है एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें आपकी हरीफ जमात है पीपल्स पार्टी और सियासत तो की जाएगी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने डिनर पे मोदी को बुला लिया, तो ये तो उसी जुमरे में लेके आ रहे हैं कि वो मुल्क दोस्त नहीं है और वो कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको संजीदा लेते हैं या सिर्फ एक इंतखाबी नारे के तौर पे देख रहे हैं? हफ्सा, आप मुझे ये बताएं कि चाहे मोदी घर आया, वो मैं उस किस्से में नहीं, बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि वो अफ़गानिस्तान आए हुए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने आना है, तो उनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप ना आए, बल्कि मियाँ साहब ने ये बताने की कोशिश की थी कि मेरी नवासी होते हैं बेटी, उसकी शादी है, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उस पर नहीं आ सकता। तो वो हमारी रीत, हमारा सोशल वो है कि वो कोई मेहमान आए तो बुनियाद पे बहुत बड़ा इल्जाम, लेकिन देखिए कारोबार के हवाले से, इल्जाम तराश में पर्सनल ताल्लुकात के हवाले से, देखें कोई पर्सनल नहीं होते, और पर्सनल स्टेट मतलब देखें, या तो उन्होंने कोई सौदा किया होता, या इन 72 सालों में जो आज इंडिया की जुर्रत हुई है, जो आज मोदी की जुर्रत हुई है, वो इन 72 सालों में किसी की जुर्रत हुई? आप मुझे ये बता दें, बावजूद इसके कि स्टेट टू स्टेट एक रिलेशनशिप होती है, एक पर्सन टू पर्सन भी होती है। देखिए इंसान है, मिलते हैं, बात करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, मैं ये नहीं कहती, बट पॉइंट इज कि क्या किसी की जुर्रत हुई थी? उन्हें पता था कि ये बंदा वीक है, and he is not an elected prime minister, I would say, कि ये elected नहीं है, इसके पीछे नहीं है, तो उन्होंने ये जुर्रत की कि उन्होंने 370 को रिवोक किया और 35 जो कुछ उन्होंने किया। और आपको याद है जब ये यूएन से आए थे तो पूरी पार्टी लेने पहुंची थी और एक जश्न था कि जैसे कश्मीर फतह कर लिया। आप मुझे बताएं कि क्या किया उसके आने के बाद? हमने धूप में हर जुमे को खड़ा होना था, शायद हम तो, मैं कहती हूँ कि महीनों धूप में खड़े होने को तैयार हैं। खुदारा अगर हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ही रुकवा दें वहाँ पे, तो मैं ज़ाती तौर पे, मेरा ख्याल है शैला भी और तमाम आप भी, हम धूप में खड़े रहेंगे, हम वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को नहीं रुकवा सके, हम वहाँ इस्मत दरी, वहाँ जो कुछ हो रहा है हम वो नहीं रुकवा सकते। क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास ये कश्मीर के मसले के हल के? देखें ये है कि पहले अगर उन्होंने एक आवाज़ बनना है ना, तो अपनी आवाज़ में सब पार्टीज़ की आवाज़ को शामिल करना होगा। आपको याद होगा कि इसकी प्रेजेंटेशन थी असेंबली में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे थे और उन्होंने देनी थी। उस वक्त तमाम कौम को यकजा करने की ज़रूरत थी। हम तो पीपल्स पार्टी भी और हम इनके साथ खड़े हो गए थे, हमने कहा था आप फैसला करें, हम आपकी सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं, जो भी आप करेंगे। उस वक्त एक कुर्सी खाली थी जब वो प्रेजेंटेशन हो रही थी। आपको पता है हर इम्पोर्टेंट जब भी वहाँ फैसले हुए हैं, इमरान न्याजी साहब में इतना ज़र्फ और हौसला नहीं है कि वो बैठ के कौम को यकजा कर सकें, ऑपोजिशन को भी लेना। देखें
आप अगर घर से कमजोर होंगे तो दुश्मन जुर्रत करेगा, आपको हिट करेगा। अगर आप घर से स्ट्रांग होंगे, आपके पीछे आपकी तमाम पार्टी, ये बात मैं लेके जाऊंगी। हमें शैला साहबा जो बात शाइस्ता साहबा कह रही थी कि अब आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो वाला वजीर आजम भी नहीं चाहिए जो दावत दे मोदी को, और वो वाला भी नहीं चाहिए जो सौदा कर दे। तो नवाज शरीफ साहब, वो शाइस्ता साहबा ने एक्सप्लेन कर दिया कि वो आ रहे, तो उसमें क्या हर्ज है कि वो आ गए, उन्होंने अटेंड कर ली। इतना सख्त गिर बयानियां क्यों अपना रहे हैं आप नून लीग के खिलाफ? अच्छा बात यह है अदर देन सियासत, अच्छा बात यह है कि रियासत के ताल्लुकात रियासत की सतह पे होते हैं। ज़ाती ताल्लुकात भी बहुत सौ से हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत जिसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पे, और जो मोदी का किरदार है कसाई का, गुजरात के कसाई का जो किरदार है, उसमें हमें ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे उससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मिलना तकलीफ देता है, और पूरी कौम को दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उनके वालिद के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर इस किस्म की बेहुदा जुमलों की चढ़ाई कर दूं। मेरा सियासी इख्तलाफ है कि नहीं होने चाहिए भारत के इस वजीर आजम से ऐसे ताल्लुकात। ये मेरा सियासी इख्तलाफ है जो मेरा राइट है करने का। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू आप प्रोग्राम में आज मुलाहिजा कर रहे हैं। कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के दौरान लगने वाले नारों के हवाले से अब जरा हुकूमत का रिस्पांस ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले बड़ी सारे सवालात उठे हैं। कंवल शौज़ब साहिबा, एक तो यही बात कि अली अमीन गंडापुर की बात के ऊपर आपका, और जो बात आप ब्रेक से पहले आगाज़ में कह रही थी कि जब ये इल्ज़ाम लगाएंगे कश्मीर का सौदा करके आ गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपोजिशन का तो काम होता है सवाल करना, और आपके दौर में जो चीज़ें हुई, कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया, तो उस पर उनको सवाल करने की तो गुंजाइश दें आप। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जिस वक्त जलसे होते हैं तो जलसों की जुबान फर्क होती है, और वो आपने बिलावल की जुबान भी वहाँ सुनी और मरियम साहिबा की भी जुबान सुनी। और बिलावल साहब ने जो एलिगेशंस लगाए नून लीग के ऊपर भी, और बहुत सारी बातें की कि पाँवों को हाथ लगाने तक, हाथ जोड़ने से लेके अब पाँवों को हाथ लगाने तक आ गए हैं, तो उस पर आके राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी ये तो जलसों की जुबान ऐसे ही होती है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है। तो मेरे ख्याल में अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की, उन्होंने कोई गाली गलोच नहीं की, उन्होंने एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में बात की। बाकी जहाँ तक मरियम साहिबा वहाँ पे अपनी टीम को लीड कर रही हैं, अपनी जमात को लीड कर रही हैं, और कैंपेन में रोजाना उनकी तकरीर शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इमरान खान से, और ख़त्म भी इमरान खान पे होती है। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अब उनको, अगर वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनको इतना स्टेमिना होना चाहिए कि जब उन पे जवाबी तनकीद हो जो वो खुद शुरू करती हैं तो उसको वो बर्दाश्त करें, क्योंकि वो जहां जाती हैं वो वहां जाके कहती हैं कि आज मैं फलां जगह। इसमें क्या हर्ज है? कश्मीर की बेटी होने में, या पंजाब की, या सिंध की, या किसी भी। मैं एक चीज कंवल साहबा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक मुझे ऐड करने दें, मुझे सिर्फ ऐड करने दें, सिर्फ ऐड सवाल में सिर्फ ऐड करने दें। नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कराची गए तो उन्होंने कहा मैं आधा मुहाजिर भी हूँ केपी के, तो वो बड़ा उसके ऊपर हंसी मजाक लाइटर मोड में भी होता था। तो इस पर आपको क्या एतराज़ है अगर वो कह दें कश्मीर की बेटी? मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अगर आप एक जगह पे पहले आपकी 5 साल से हुकूमत रही हो और आप फर्स्ट टाइम जाके कहेंगे जी मैं आज कश्मीर की बेटी बन गई हूँ, तो जरा एतराज़ तो फिर बनेगा ना। कश्मीर में तो जाना पहले बनता था, उनके लोगों के जाके देखना जरूरी था कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, नून लीग कैसे वहाँ परफॉर्म कर रही है। आज सैर सपाटा भी साथ हो रहा है और साथ पॉलिटिकल जलसों में सारा जो नजला है वो इमरान खान की हुकूमत पे गिराया जा रहा है, जिसने अभी तक कश्मीर में हुकूमत ही नहीं की और ना हुकूमत बनाई है। नंबर 2, आपने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में ये डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में, और मैं अब आपको थोड़ा हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट दूंगी और उम्मीद करूंगी कि सब्र हौसले से मेरी बात को सुना जाएगा। ये जो शिमला मुआहदा हुआ था उसमें मोहतरम भुट्टो साहब जाकर जो मान कर आए थे, तो पहले इश्यूज जब थे तो इंडिया भागा भागा यूएन के पास गया था, जब हमारी 48 में भी उनसे लड़ाई हुई थी। मोहतरम भुट्टो साहब जाके शिमला मुआहदे के तहत वहां मान कर आ गए थे कि कश्मीर समेत ये हमारे आपस के, यानी दोनों के आपस के इश्यूज हैं। और मैं पढ़ के सुना देती हूँ, 2 लाइनें हैं सिर्फ। बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस बाय peaceful means through bilateral
और इसमें इंडिया हैज मेनी अ टाइम मेंटेन्ड दैट कश्मीर डिस्प्यूट इज अ बायलैटरल इशू and must be settled through bilateral negotiations as per Simla Agreement 1972, and thus had denied any third party intervention, even that of United Nations. सही है। हमारी हुकूमत ने इस सिमला मुआहदे के अगेंस्ट इस सारे इशू को इंटरनेशनलाइज करवाया, यूएन से रियलाइज करवाया, और इनकी जो ये एफर्ट्स के साथ जो इन्होंने इस पूरे कश्मीर कॉज को सेक्रीफाइस कर दिया था, गिव अप कर दिया था, उसको पूरी दुनिया में लेकर गए। अब जहां तक 370A रिवोव करने की बात है, हमारी आप एफर्ट्स हमने जो ज्वाइंट सेशन में करारदाद मंजूर की, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि किसी को हिस्टेरिक अटैक हो गए ये हिस्ट्री सुनने के बाद, लेकिन एनी हाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वक्त यूएन की रेजोल्यूशन के तहत यूएन में जाके ये सारा मामला तय हो रहा है, जिसको इन्होंने बायलैटरल करके इंडिया को एज दे दिया था कि जो दिल में आता है करो। इंडिया से हमने तमाम ट्रेड खत्म की है, उनको रास्ते यहाँ से एयर का रास्ता बंद किया हुआ है, हालांकि वो रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब मुझे आप आगे बढ़ने की इजाजत दें। एक मिनट दें जी, अभी एक मिनट ठहर जाए, मैं तो बड़ी देर बाद आपको ज्वाइन किया, आप आगे ही बढ़े थे, फुल थ्रॉटल बढ़े थे। अब तीनों के सवाल मेरे थे, मुझे जवाब देने थे। इसके अलावा क्रिकेट के मैचेस की जो उनके पास थी टेलीकास्ट करने की, हमने पाकिस्तान में बैन कर दिया, हमने उनको टेलीकास्ट यहाँ पे उनकी इंडिया की नहीं दिखाई। इतने छोटे से लेके बड़े लेवल तक इंडिया को हर तरफ से ये बताया गया है कि जब तक आप 370A को रिविजिट नहीं करेंगे, 35A को रिविजिट नहीं करेंगे, आपसे किसी किस्म की बातचीत, कोई डायलॉग नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा जवाब लेने का। मेरा मुझे टेंशन, जवाब तो इन्होंने सवाल की, जवाब मुझे नहीं, मुझे बात ये सिर्फ टेंशन बड़ी, एक मिनट दे देना, मुख्तसर रखे ना कंवल साहब, मुझे मेरे पास सवालात दोनों, मुझे बहुत से सवालात करें, मैंने कहा था ना करें, एक मिनट सुन 30 मिनट मैं आपकी तरफ से जवाब दे रही थी और सवाल कर रही थी। बुलाया जो कन्विंस हुए, बहरहाल मुझे आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे जवाब देना है शहला साहिबा से और शाइस्ता साहिबा से, मैं आपसे भी, मेरे पास आपके लिए सेपरेटली दोनों के लिए है, लेकिन पहले क्योंकि उन्होंने बात भुट्टो साहब की कर दी है। शहला साहिबा, अब आपने तो मुझे इनकी पार्टी करार दे दिया था, आप देख लें, उनको बात नहीं वो काटने दे रही। शिमला मुआहदा किया था भुट्टो साहब ने, इस वजह से आज पीटीआई उनको गद्दार करार दे रही है। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में जाके पूरी दुनिया के सामने कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं, जो आप लोग पुरानी हुकूमत। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसकी तो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। उसमें जो एक करारदाद जो है मंजूर हुई थी उस पे अमल करा लेते, बजाय इसके कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आप उस पे डिस्प्यूट खत्म कराते। आपने उसका ऐसा डिस्प्यूट खत्म किया कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वहां पे भारत का हिस्सा बन गई, और जब उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आने लगी तो वजीर आजम साहब का दूर दूर तक पता नहीं था। अरे हिस्टेरिया तो अब आपको पड़ेगा, जरा मुझे तारीख पे जाने दें। हिस्टेरिया का शिकार तो अब आप होंगे। शेखों का जिक्र असेंबली में कंडेम किया जा रहा है, और वजीर आजम साहब की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, टांगे थर थर कांप रही थी कि कैसे आके रेजोल्यूशन में इनको शामिल करूं। और जब कंक्लूजन का वक्त हुआ असेंबली में इस रेजोल्यूशन का, तो वजीर आजम साहब नहीं थे, वजीर आजम साहब नहीं थे। ये क्या जाने वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के ऊपर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रखना चाहिए। आपको क्या पता मुल्क की सालमियत क्या होती है? मेरे कायद ने उसके लिए जान दी है, मुल्क को एटॉमिक पावर बना के, दो मुल्कों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एटॉमिक पावर बना के पाकिस्तान को किया। वरना आप जैसे लोग जिन्हें सियासत आज भी नहीं आई, कभी सियासत में ना आते अगर आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता और हम बताते कि सियासत क्या होती है। आप तो उंगलियों के बल पे चलने वाले लोग हैं, जो आज भी जो है वो ये देख रहे हैं कि किस किस जगह अपने मोहरे कैसे सेट करें किस इदारे में, कि हमें फिर अगली दफा सेलेक्ट कर लिया जाए। आप भुट्टो पे बात करती हैं जो इंदिरा को एक लम्हे में मजबूर कर दे के 96,000 कैदी वापस हो और 5,500 किलोमीटर का हमारा रकबा वापस हो। आप तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे बात नहीं करते और कहते हैं हम वर्ल्ड कप ले आए। आप सियासत करेंगे, ये हाथ में साबुन लेके, इतने बड़े हाथ में फोटो खिंचवाने वाले वजीर को लाखों रुपए दे के आपने वहां भेज दिया। अब इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आपने अपना बताती ना कि गैलप कह रहा है कि 53% लोग गुर्बत से नीचे
आ गए आजाद कश्मीर वालों। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। शहरा साहबा, बिल्कुल आपने दे दिया अपना, वापस आ गए तो तफसीली तौर पे शाइस्ता परवेज साहबा से भी रिस्पांस लेंगे और आखिर में आप कंवल साहबा आपको भरपूर मौका देंगे सब सवालों का जवाब देने का एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बातचीत कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जो वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर के अवाम की बात करें तो उनके बुनियादी मसाइल सड़कों के हैं, उनके अस्पतालों के मसाइल हैं, नौकरियों के, वहाँ जॉबलेसनेस इस हद तक है कि बहुत परेशान और डिसअपॉइंटेड है कश्मीर के अवाम वहाँ पे। लेकिन नारे वहाँ पर एक दूसरे पर गद्दारी के लगाए जा रहे हैं और किसी पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो किसी पर इसी नौयत का कोई दूसरी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। शाइस्ता साहबा, मेरे से दो सवाल आते हैं जिनका जवाब मैं चाहती हूँ आज आप हमें दें। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों नहीं कश्मीर में हैं और मरीम नवाज साहबा वहाँ पे क्यों, जहाँ मरीम साहबा होती है वहाँ शहबाज साहब क्यों नहीं होते। और ज़्यादा ज़रूरी सवाल जो मेरे जहन में वो ये है कि आपकी जमात ने बयानिया दिया कि हम सिलेक्टेड तो के साथ तो हमारा मसला ही नहीं है, इनके साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है जो, और सिलेक्टेड आप लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। आज तो उनकी सारी तकरीर का महवर ही इमरान खान साहब थे, हर चीज़ में वो तनकीद इमरान खान साहब से करें, तो आप लोग ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपका मुकाबला आखिर है किसके साथ? देखें, मैं पहले जवाब दूंगी। एक तो जल्दी कि एक तो वो कहा कि सिंध की बेटी सिंध में जाती हैं, पंजाब उधर जाती हैं, कश्मीर में तो कश्मीर की बेटी। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं और हम जहाँ भी जाएंगे हम उस जगह की बेटी होंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो मरियम भी उसी कॉन्सेप्ट में कहती हैं कि वो पाकिस्तान की बेटी हैं और उनके लिए कश्मीर जाना भी वहाँ की बेटी बन के जाना है और सिंध में भी, तो इस पे ना सवाल करें। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अभी तक तो आपने कहा कि कश्मीर में हुकूमत करने का मौका ही नहीं मिला, तो क्या ये जो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करने का मौका मिला है 3 साल में, जो कुछ इस मुल्क में 3 साल में हुआ है, बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँची है, महंगाई कहाँ तक पहुँची है, और आपने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या आपने किया, दवाइयाँ 500% बढ़ गई हैं, आज गरीब की पहुँच से दूर, बिजली के बिल कहाँ तक पहुँचे। तो देखें, कहते हैं ना, देख का एक दाना निकालो, तो मेरा ख्याल कश्मीरी अगर ये देख लें कि ना तजर्बेकार और ना अहल लोग जो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का क्या हशर किया है, और अगर इमरान खान को मौका मिलेगा तो कश्मीर का क्या हशर होगा, वो ये भी खुद फैसला करेंगे और ख़ुद देखेंगे कि क्या है। अब आपने बात की, देखें, शहबाज शरीफ की, मैं आपको एक बात बताऊं हफ्ज़ा, शहबाज शरीफ की रोज़ाना के हिसाब से पेशियाँ हो रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दौरान तफ्तीश अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, नैब में गिरफ्तार किया उनको, क्या हमारे तो लाइन लगी हुई है, हमजा शहबाज 22 महीने, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, SN इकबाल, साद रफ़ीक, दौरान तफ्तीश गिरफ्तार करते हैं और पूरी तफ्तीश उस दौरान नैब कर लेता है और फिर कोर्ट्स उनका क्या फैसला करती हैं वो आप सबके सामने। आई विल नॉट गो इनटू दैट कि उन्होंने कहा कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, ना कोई किकबैक्स हैं शहबाज शरीफ के, लेकिन अब FIA को दे दिया गया है। अभी कल उनकी FIA में पेशी हुई है, परसों उनकी FIA में पेशी हुई है। तो मेरी बात सुने, इज़ इट पॉसिबल कि वो कश्मीर जाएं और फिर FIA में वापस आएं, और दोनों में देयर इज नो डिफरेंस, मसरूफियत के अलावा कोई और बात नहीं है। क्या हो सकता है? देखें, 3 साल से आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रही हूँ कि नून में से शीन निकल रहा है, शीन में से मीम निकला, कुछ नहीं निकला, इनमें से टी निकल गया है और अब मजीद और निकलेंगे। कहाँ निकला? लेकिन उन्होंने बजट पास करा लिया, नहीं, इसलिए कि उन्होंने, आपने देखा कि जिसके ऊपर तमाम वाजिद ज़िया की रिपोर्ट, हम मुनसिफ भी हम ही हैं, इन्वेस्टिगेट भी हम ही करेंगे और फैसले भी हम ही करेंगे। मुझे एक बात कहनी है कि अगर इतना कश्मीर का दर्द है, बुरहान वानी शहीद के लिए हुकूमत की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं आया उस दिन। मेरी दरख्वास्त है गुलबशन के और अभिनंदन के साथ उस गरीब का, उस शहीद का भी नाम जी। मैं एक, अच्छा जी, अब कंवल साहबा सारा टाइम आखिर में आपको मिलेगा, मुख्तसर एक कमेंट शैला साहबा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका में क्या अपनी CV लेकर गए हैं, वो क्या करने, क्या मुल्क के इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कुछ साजिश रचाने के लिए गए हैं? आज आप जवाब दे दें, फिर कंवल साहब दोबारा 6 सवाल होता है, जिनके लोटे उनके साथ नहीं होते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनको कहीं CV ले जाने की ज़रूरत नहीं है। परेशान वो लोग हैं जिनके पास अपना मंशूर नहीं है। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं
कि हमें मालूम है सबसे पहले हमने कैंपेन शुरू की थी कश्मीर में, हमने सब जगह कैंडिडेट दिए, हमने इलेक्टोरल बोर्ड डिवीजन वाइज बनाए और अब वहाँ पे सेकंड लीडरशिप कर रही है। जिनको सीवी ले जाने की जरूरत थी वो भारत कह रहा था हमें ट्रम्प की पॉलिसी मंजूर नहीं है, हमारे वजीर आजम कह रहे थे मैं वर्ल्ड कप ले आया, ट्रम्प पॉलिसी करेगा कश्मीर पे। ये थे इनके बायलैटरल से निकाल के बात। रिस्पांस का टाइम दे देते हैं। कंवल शोज़ेब साहिबा, आप सारी बातें आपने सुन ली, इसका भी जवाब दीजिएगा। और एडिशनली मेरा सवाल ये होगा कि आपकी जमात क्या करेगी कश्मीर के लिए, आप लोग क्या आवाम को मैसेज देंगे? जो पाकिस्तान बेरोजगारी देंगे और यू टर्न। अच्छा, इनका भाईचारा देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इनके लीडरान एक दूसरे पे, इनके लीडरान बिलावल साहब तो निश्तर चला रहे हैं, लेकिन शाइस्ता साहिबा बहुत मोहब्बत का इजहार कर रही है। मैं समझती हूँ शाइस्ता साहिबा का बड़ापन है कि वो कमल, मैंने ना नफरत की है ना मेरा वतीरा नहीं है जो आपकी हुकूमत का है। मैं जवाब देने नजरियाती होता है। प्लीज जी मुझे अगर इंटरप्ट ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं फोन पे हूँ और इस चीज का नाजायज फायदा ना ही उठाया जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब मैं सिर्फ क्विकली थोड़ा सा जो इन्होंने बात की ना और उंगलियों पे चल के आने की बात की, शैला रज़ा साहिबा जज्बात के आलम में काफी पर्सनल अटैक करती हैं, लेकिन मैं उससे हट के सिर्फ हिस्टोरिक रेफरेंस दूंगी। मैं अब बात करूंगी शैला साहिबा, आप जरा बात सुनने की भी हौसला करें, हौसला करें। आप जिसको नजरिया लोग जो है ना वो इशारों नहीं देखिए, अच्छा अगर आपका यही फॉर्मेट है तो फिर आप मेहरबानी करें उनके पूरी अपनी बात मुकम्मल करें प्लीज। हौसला नहीं सच सुनने का, क्योंकि सच जो है ना वो तारीख के ऊपर लिखा गया है 1970 के। अब से आप अपना रूल यहाँ इस्तेमाल करें, इनका माइक बंद करें, इनका माइक बंद करें। ऐसे ये नजरियाती कम और गुलाम ज्यादा है, इसलिए इनके जज्बात मुझे समझ आ रहे हैं। 7 दिसंबर ट्रम्प की पॉलिसी लास्ट मिनट है कि उनको जवाब देने दें। इनको पता है इनकी कलाई खुल गई है। 1970 के इलेक्शन में 1.25 करोड़ वोट लेने वाले को 66 करोड़ वोट लेने वाले ने जाके कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, कायदे आजम का पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। आप कैसी बातें करती हैं? और अमीन गंडापुर के पैसों को छोड़ें, जो मार्क सीगल को पैसे मिलते रहे यहाँ से, मैं सीवी का आपको पूरा प्रूफ दूंगी। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पे ऑपरेशन होता है और जरदारी साहब तालियां बजाते हुए पहुंच जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन देने। इनका जरा माइक बंद कर दें, इनसे हौसला नहीं होगा, उनको तकलीफ हो जाए। कोई जवाब तो दे। शैला साहिबा को हौसला नहीं है बात सुनने का। कभी एहतशाम ज़मीर, कभी हुर्रियत लीडर को ना मिलना, फिर उसके बाद सजन जंदाल के बारे में बात करना, उनको अपना दोस्त कहना। बुरहान वानी का आज बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बुरहान वानी की बात नहीं हुई। यूएन की स्पीच में से नाम निकाल दिया, यूएन की स्पीच में से कुलभूषण का नाम निकाल दिया यूएन की। और आज जाके आप कश्मीर की बात करते हैं, तकरीरें निकालने, कमल उसकी एट्रोसिटीज की बात नहीं होती। और मैं समझती हूँ कि ऑनरेबल जो शाइस्ता परवेज साहिबा से आपने कश्मीर में इनकी परफॉर्मेंस पूछी, उन्होंने फिर सारे पाकिस्तान की। मैं अपनी जीबी की परफॉर्मेंस बताऊंगी, और जिस इलेक्शन में जीबी के में भी जाके बड़ी बड़ी बातें होती रही, नारे दावे होते रहे, लोगों ने आके तालियां जरूर बजाई, वोट नहीं दिया। तो कश्मीर में लिटरेसी रेट अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, यहाँ पे भी यही होगा। लोग जलसों में जरूर आएंगे, अच्छा आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। और अभी अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी से अपना हार मान लिए। डस्का में इलेक्शन कमीशन फर्क है, कश्मीर का ठीक है जी। मेरे पास खत्म हो गया। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा और शैला रजा साहबा, एक बात शैला रजा साहबा और शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के हवाले से, दोनों सियासतदान हैं और सीनियर सियासतदान हैं, तो इसीलिए आप लोगों की जो जमात है उनमें से जो भी लोग सामने आते हैं, हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े इख्तलाफ होते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो आप लोग टॉक शोज़ में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते उस किस्म की, वो एक चीज़ है, लेकिन बयानात तो मौजूद हैं आपकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से। और दूसरी बात, किताबों का जिक्र हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को के बारे में कहा था कैरिज्मेटिक प्राइम मिनिस्टर की साहिबजादी। तो आज उन्हीं की पार्टी के लोग गद्दार करार दे रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।